If you are failing CSAT exam that requires just 33% marks to pass, believe me, it's not the failure of your capacity or your capability. It's the failure of your strategy, it's the failure of your approach, the way you target topics. It is the failure of that. The thing is that you do not trust your cognitive skills. आपका अपने दिमाग पे ही भरोसा नहीं है. योर माइंड इज़ सो मच कैपेबल. उसके ऊपर आपको डाउट्स हैं और वो डाउट्स ही आपको इसमें फेल करवाते हैं. वाई आई एम सेइंग दिस विद सो मच क्रेडिबिलिटी, क्योंकि मुझे अपना बैकग्राउंड पता है, मुझे अपना लेवल पता है और उसके बावजूद मैं कहता हूँ दैट आई हैव नॉट फेल्ड एनी ऑफ द सी सेट पेपर्स. एंड वाई आई हैव डन दिस, मैंने सिर्फ अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में सी सेट की अच्छे से प्रिपरेशन करी थी. उसके बाद मैंने किसी भी सी सेट के लिए अलग से प्रिपरेशन नहीं की है. अगर मैं ये आपको बताऊंगा आपको ये झूठ लगेगा दैट आई ओनली स्टडी फॉर सी सेट इन द टाइम दैट आई गेट आफ्टर जीएस. वो जो 2 घंटे मिलते हैं उसमें पढ़ता हूँ और उसमें भी सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की वीडियोस देखता हूँ जिसमें किसी ने PYQs को सॉल्व करवा रखा हो. So that's the thing I want to convey you, that I have trust over my mind, my skills. That's why I am able to solve all the things. So in this video I am going to share a strategy that is possible in these 30 days. ठीक है. और देखो 30 डेज़ में हम सिर्फ एक मिनिमलिस्ट अप्रोच के साथ इसमें आगे बढ़ सकते हैं. आपको सिर्फ उसी पे भरोसा रखना है. और ये जो सी सेट स्ट्रेटजी है इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है. पूरी वीडियो देखना क्योंकि लास्ट में आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलेगी. ठीक है ना. तो देखो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है मैंने. पहले मैं बताऊंगा आपको प्लान कैसे करना है अगले 30 डेज़ को, किस तरह से प्रायोरिटाइज करना है. ठीक है. और इन द एंड ऑफ द वीडियो आई विल टेल यू द स्ट्रेटजी इन एग्ज़ाम हॉल दैट इज़ रिक्वायर्ड. ठीक है. तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना. नाउ वी विल स्टार्ट विद प्लान ऑफ 30 डेज़. वो क्या होना चाहिए. देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, यू नीड टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स. आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स. जैसे कि मेरी स्ट्रेंथ थी आई वॉज गुड इन कॉम्प्रीहेंशन. ठीक है. तो सबसे पहले मैं कॉम्प्रीहेंशन करता था. ठीक है. दूसरे नंबर पे मैं रीजनिंग करता था और तीसरे नंबर पे मैं रखता था मैथ्स को. आपका ऑर्डर इसमें वेरी कर सकता है. यू मे बी गुड इन मैथ्स तो आप इसको फर्स्ट पे रख सकते हैं. यू मे बी गुड इन रीजनिंग, उसी हिसाब से आप अपना ऑर्डर चेंज कर लेना. ठीक है. द ओनली थिंग इज यू नीड टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स. अब स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करने के बाद दूसरा काम आपको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है कि किस तरह से अप्रोच करना है. ठीक है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉम्प्रीहेंशन के जो पार्ट है इसको हम कैसे अप्रोच करें एग्ज़ाम के लिए जिससे कि हम इसको प्रिपेयर कर पाएँ. यहाँ पे आपको देखना है आप कॉम्प्रीहेंशन में पता है क्यों फेल हो रहे हो, क्योंकि आपका जो सोर्स है ना वो आपने बनाया हुआ है मॉक टेस्ट को. और बिलीव मी अगर मॉक टेस्ट आपका सोर्स है फॉर कॉम्प्रीहेंशन, दिस इज़ द वर्स्ट चॉइस एवर. वाई आई एम सेइंग सो, क्योंकि कोई भी मॉक टेस्ट, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन यूपीएससी के लेवल के कॉम्प्रीहेंशन सेट ही नहीं कर पाता है. वो उस लैंग्वेज के साथ compete भी नहीं कर पा रहा है. ठीक है. सो वाई यू आर फेलिंग इन कॉम्प्रीहेंशन इज़ बिकॉज यू आर डिपेंडेंट ऑन मॉक टेस्ट. दैट्स द मेन रीज़न. आपको लैंग्वेज पकड़नी है यूपीएससी की. वो कैसे हो सकती है, बाई सॉल्विंग PYQs ओनली. तो अगर आपको कॉम्प्रीहेंशन पे कमांड करनी है द ओनली वे इज़ सॉल्विंग PYQs. और PYQs भी कोई ऐसा नहीं है क्वेश्चन, इसके लिए आपको कोई 5000 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तब आपको कॉम्प्रीहेंशन समझ आएगी. जितने भी लास्ट के 5-6 ईयर्स में पेपर्स हुए हैं उनके कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व कर लेना, उसको समझने की कोशिश करो और उसमें लैंग्वेज क्या यूज हुई है. उसमें देखो कॉम्प्रीहेंशन में भी जो GS में ट्रिक्स लगते हैं ना उस कहीं ना कहीं वो भी यूज़ हो जाते हैं. बहुत से कई बार एक्सट्रीम वर्ड्स आ गए किसी ऑप्शन में, उसको एलिमिनेट कर देते हैं. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है PYQs के थ्रू, उनका एनालिसिस करिए आप. ठीक है ना. तो कॉम्प्रीहेंशन के लिए PYQs मस्ट बी योर सोर्स, नॉट द मॉक टेस्ट.
मॉक टेस्ट के लिए एक कंप्लीट नो है मेरी तरफ से इन दीज लास्ट 30 डेज। बल्कि मैं तो कहूँगा कि मॉक टेस्ट पे आप डिपेंड ही नहीं होने चाहिए फॉर कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है ना। सो दिस वाज कॉम्प्रिहेंशन। और देखो कॉम्प्रिहेंशन में मेरी थोड़ी कमांड अच्छी थी। अगर अभी मैं इसको एनालिसिस करने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको इसमें थोड़ी किस तरीके से मैं सॉल्व करता था वो देखना है तो प्लीज़, तो फिर आप बता सकते हैं मुझे उसमें कमेंट सेक्शन में कि कोई और वीडियो मैं दे दूंगा इसके लिए। नेक्स्ट वीडियो मैं 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए आप डिपेंड रहिए मॉक इसके PYQs के ऊपर, ठीक है ना। इसको अप्रोच करने का तरीका जो है वो आप सीख सकते हैं ओनली थ्रू PYQs। अपने दिमाग के ऊपर भरोसा रखिए, खुद से एनालिसिस करिए, ठीक है ना। दिस इज़ हाउ यू हैव टू अप्रोच कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। नाउ वी विल सी हाउ यू नीड टू अप्रोच मैथ्स एंड रीजनिंग। देखो मैथ्स एंड रीजनिंग ऐसे हैं, मैथ्स एंड रीजनिंग के क्या करना है आपको, यू हैव टू आइडेंटिफाई द रिपीटेड थीम्स एंड टॉपिक्स। उनको आपको ढूंढना है, उनको टारगेट करना है, ठीक है। जैसे कि देखो मैथ्स में क्या है, जैसे कि इन मैथ्स में आपको पता है नंबर सिस्टम सबसे ज़्यादा वेटेज होती है इसकी। आप इसको स्किप कर ही नहीं सकते, नंबर सिस्टम को आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। उसी तरीके से जो रिपीटेड थीम्स हैं जैसे एवरेज हो गया है, जैसे कि स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, ऐसे ही उसमें रीजनिंग में क्लॉक्स हो गए। तो इस तरह के जो थीम्स हैं ये आपको आइडेंटिफाई करने हैं और इनके PYQs को सॉल्व करना है। वो किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं उसको देख लो लास्ट के। इसमें आप क्या कर सकते हैं, मैथ्स और रीजनिंग के लिए जितने भी PYQs हैं पिछले 13-14 साल के, वो सारे टारगेट करिए, उन सबको टारगेट करिए उसमें किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। क्योंकि इसमें मतलब सिर्फ स्टेटमेंट वो फैक्ट्स चेंज होते हैं, कई बार स्टेटमेंट कंप्लीटली सेम रहती है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको इसको अप्रोच करना है मैथ्स एंड रीजनिंग को। और मैथ्स एंड रीजनिंग ऐसा है जिस पे अगर आपकी कमांड अच्छी हो जाती है तो इसमें जो आपकी एक्यूरेसी है वो बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो PYQs मस्ट बी योर सोर्स ऑफ प्रिपरेशन इन द लास्ट 30 डेज, ठीक है ना। सो दैट्स द थिंग दैट आई वॉन्ट टू से। और देखो दूसरा क्या है, इसमें मैथ्स एंड रीजनिंग में आपको ये पता हो कि कौन से टॉपिक्स आपको अवॉइड करने हैं जिनकी आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। जैसे कि मेरे केस में क्या था, मुझे प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के जो टॉपिक्स होते हैं ये बिल्कुल समझ नहीं आते थे। तो पेपर में सबसे पहले अगर मुझे जैसे ही क्वेश्चन दिखता था प्रोबेबिलिटी का, मैं उस पर क्रॉस कर देता था कि मुझे ये अटैम्प्ट ही नहीं करना है। और सिर्फ दो सेकेंड लगते हैं उसमें, ठीक है। आपको उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो आपको नहीं आता है, जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, उसको आपको अप्रोच ही नहीं करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, PYQs को अपना बेस बनाइए, अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करिए। मैथ्स आपकी स्ट्रेंथ है कि कॉम्प्रिहेंशन आपकी स्ट्रेंथ है, और उसी हिसाब से फिर तैयारी को प्लान करिए, ठीक है। अब ये हो गया आपका 30 डेज़ में। और देखो इसमें आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आप डेली के 2 घंटे भी दे रहे हो, 2 आवर्स फॉर CSAT आर इनफ। डेली के 2 घंटे इनफ हैं CSAT के लिए, बिलीव मी दिस थिंग। आप अपने माइंड के ऊपर आपने इतनी तैयारी कर ली है, उस पर भरोसा करिए, ओके। सो ये था 30 डेज़ का प्लान, किस तरीके से आपको इसको अप्रोच करना है अगले 30 डेज़ तक। ये डे वाइज प्लान्स क्या होंगे, कितनी देर करना है, वो आप देख लो, ठीक है ना। तो इस हिसाब से तो करना है आपको इसको अप्रोच, कि तैयारी कैसे करनी है। नाउ आई विल टॉक अबाउट स्ट्रेटजी इन द एग्ज़ाम हॉल। वो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो सबसे बड़ी जो मिस्टेक बच्चे करते हैं ना, वो क्या है, वो पूरा पेपर पढ़ ही नहीं पाते, समझ आया। मतलब मैं कह रहा हूँ कि आपको 80 क्वेश्चंस को पढ़ना ज़रूर है। यू मस्ट गो थ्रू ऑल द 80 क्वेश्चंस। आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द 80 क्वेश्चंस। अटेम्प्ट करने में और गो थ्रू करने में फ़र्क होता है, ठीक है। गो थ्रू करना है ना कि अटेम्प्ट करना है। गो थ्रू करने से क्या फ़ायदा होगा, गो थ्रू करने से ये फ़ायदा होगा कि कोई इजी क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। आप अगर अटके हुए हैं, आप कहीं फंसे हुए हैं टफ पार्ट्स में, ठीक है, तो उससे क्या है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप जो इजी क्वेश्चंस थे उन्हें नहीं कर पाएंगे, उसके लिए टाइम नहीं बचेगा आपके पास।
तो प्रॉब्लम सबसे आपको पहला टारगेट क्या रखना है, जैसे ही आप सी सेट के लिए एग्ज़ाम हॉल में एंटर करते हैं तो उसी टाइम आपके दिमाग में पहली चीज़ जो होनी चाहिए वो है दैट आई हैव टू गो थ्रू ऑल द 80 क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट 2 आवर्स। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको पता रहेगा कि मुझे किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, अटकना नहीं है उन पे। और दूसरी चीज़ जो मैं कहूँगा इसमें वो है यू नीड टू सिलेक्ट व्हाट यू कैन डू। आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रेंथ है तो कॉम्प्रिहेंशन पे पहले जाइए, आपकी मैथ्स स्ट्रेंथ है तो फिर मैथ्स को क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करिए। ठीक है ना, इस हिसाब से अप्रोच करना है। सिलेक्ट आपको क्या करना है, कॉम्प्रिहेंशन करनी है कि मैथ्स करना है। ठीक है, ये चीज़ आप डिसाइड करेंगे, आप किस चीज़ में स्ट्रॉन्ग हैं वो चीज़ डिसाइड करेगी। अब एक चीज़ ध्यान रखना, बेशक आप किसी चीज़ में स्ट्रॉन्ग हैं, हो सकता है आपका मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप पे सबसे पहले आपने सेलेक्ट किया दैट आई विल डू मैथ्स क्वेश्चंस, लेकिन मैथ्स आ गया बहुत टफ और आप ले गए उस चीज़ को अपने ईगो पे कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो कैट में 100% ले रखा है, मैंने तो IIT कर रखा है, हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है। तो किसी क्वेश्चन में अगर आप फंस रहे हैं तो उस पर फंसे मत रहिए, उस पर टाइम वेस्ट मत करिए। यू नीड टू मूव ऑन, ये आपको समझ आना बेहद ज़रूरी है कि मूव ऑन करिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको पूरा सेक्शन टफ लग रहा है तब भी मूव ऑन करिए नेक्स्ट सेक्शन पे। मैथ्स पूरा टफ लग रहा है तो कॉम्प्रिहेंशन देखिए, रीजनिंग देखिए, कुछ ना कुछ ऐसा आपको मिलेगा जो इजीली डूएबल होगा। ठीक है, कंप्लीटली पूरा पेपर टफ नहीं आता है। डू नॉट टारगेट ऑल 80 क्वेश्चंस, यू हैव टू टारगेट ए लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। देखो अल्टीमेटली 27 क्वेश्चंस आर नीडेड टू क्लियर दिस एग्जाम इन नेट। ठीक है, 27 क्वेश्चन मतलब 67 मार्क्स के आसपास बनते हैं। गॉट इट। तो देखो 27 क्वेश्चन टारगेट करने के लिए आपको ये नहीं है कि मुझे तो सारे 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ऐसे कैसे छोड़ दूँ, ये कैसे छोड़ दूँ। डू नॉट फॉल फॉर दिस, यू हैव टू अटैम्प्ट दोज विच आर डूएबल। और वो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी PYQs की। ठीक है, उसमें आपको पता होना चाहिए कि ये बेशक मेरा मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, बेशक मुझे एवरेज के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैं एवरेज के क्वेश्चन में भी फंस सकता हूँ। यू नीड टू नो दीज थिंग्स। ठीक है, देखो अल्टीमेटली आपको 45 to 50 क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करने हैं उन 80 में से आपको 40 to 50 की रेंज में आइडेंटिफाई करिए आप। ठीक है, यही चीज़ आपको इसमें ये सी सेट जो है इसको क्लियर करवा देगी। सो ट्रस्ट ऑन दिस थिंग। तो देखो मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट इज यू मस्ट नो व्हाट टू अटेम्प्ट एंड व्हाट टू लीव। आपको ये पता होना चाहिए कि लीव क्या करना है और अटेम्प्ट क्या करना है। ठीक है ना, उसी के लिए आपको टाइम देना है अगले 30 डेज़ में, और बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। डेली के 2 घंटे सफिशिएंट हैं सी सेट के लिए, इससे ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपका एक लेवल ऑलरेडी बना हुआ है, आप अगर इस प्रिपरेशन में हैं तो आप बिल्कुल जीरो पे नहीं है। ठीक है, यू नीड नॉट बी गुड एट एवरीथिंग। आप अगर एवरेज भी है ना कॉम्प्रिहेंशन, मैथ्स और रीजनिंग में, तब भी आप इसको कर लेंगे। This is the only thing you need. Got it? So do not confuse yourself by solving mock test and doing other things, irrelevant things. आपको टारगेट करना है सही चीज़ों को। Got it? तो देखो ये हो गए 2 पॉइंट। अब सबसे लास्ट में मैं बात करूँगा आपकी टाइम मैनेजमेंट की। टाइम को आपको कैसे मैनेज करना है एग्ज़ाम हॉल में। देखो मैं रिकमेंड करूँगा दैट डू नॉट गिव मोर देन 30 minutes टू एनी सेक्शन। वाई आई एम सेइंग सो इज़ क्योंकि अगर आप एक ही सेक्शन पे लगे रहते हैं, लेट्स से आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, अब आपने पूरा 1 घंटा मैथ्स पे लगा दिया, अब आपको OMR भी भरनी है, तो एक तरीके से 10 मिनट लगा लो OMR में लगेंगे। नाउ ओनली टाइम दैट यू आर लेफ्ट विद इज़ 50 minutes। अब 50 minutes में अगर कॉम्प्रिहेंशन लंबे हैं, दे आर लॉन्ग कॉम्प्रिहेंशंस, तो फिर उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। रीजनिंग थोड़ी सी टफ आ गई तो उसमें आपका माइंड में एंग्जाइटी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो टाइम मैनेज करना है आपको अच्छे से। उसके लिए मैं कहूँगा 30 minutes आप स्टार्टिंग के अपने फेवरेट एरिया को दीजिए, चाहे वो मैथ्स है या फिर कॉम्प्रिहेंशन है।
जो भी आपका स्ट्रॉन्ग है उसको दीजिए। स्टार्टिंग के 30 मिनट जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं इसमें मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करिए, मैक्सिमम अटेम्प्ट्स करने की कोशिश करिए इसमें। 30 मिनट्स के बाद 15 मिनट दीजिए नेक्स्ट सेक्शन को। अगर आपने मैथ्स पहले किया है तो कॉम्प्रिहेंशन दीजिए, और अगर आपने कॉम्प्रिहेंशन पहले किया है तो मैथ्स को दीजिए, और 15 मिनट ही दीजिए आप रीजनिंग को। पहला 1 घंटे में आपने क्या किया, तीनों सेक्शन को गो थ्रू कर लिया है। आपको पता चल गया है कि कौन सा सेक्शन असलियत में इजी है, कौन सा टफ है। नाउ यू कैन प्लान योर नेक्स्ट 1 आवर एंड व्हाट इज़ दैट, उसमें फिर आपको जो सेक्शन इजी है उसमें थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए उसमें, ठीक है। अगले 1 घंटे को उसी हिसाब से प्लान करना है। गॉट इट। तो जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है अगर आपको इस एग्ज़ाम को पार करना है। देखो यूपीएससी जो पूरा खेल है ये सही से चीज़ों को प्रायोरिटाइज करने का है, ठीक है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट में आप अगले उसमें फ़ेल हो जाएंगे, अगले 30 डेज़ में आप उनको ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाए अगले 30 डेज़ को, तो आपका फ़ेल होना निश्चित है। और अगर आप इन्हीं 30 डेज़ में खुद को पुश करते हैं, अच्छे से स्ट्रेटजी बनाते हैं, सही चीज़ों को टारगेट करते हैं, देन बिलीव मी यू विल क्लियर दिस एग्ज़ाम, चाहे वो सीसेट हो या फिर जीएस हो, ठीक है ना। और मैं एक ही बात कहूँगा, देखो दिस इज़ मिनिमलिस्ट अप्रोच दैट यू कैन अप्लाई इन द लास्ट 30 डेज़। आपकी अच्छी प्रिपरेशन है तब भी आपको यही प्लान पे स्टिक करना है, और आपकी अच्छी प्रिपरेशन नहीं है सीसेट में तब तो इस अप्रोच के अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है ना। और देखो इसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको रिपीटेड थीम्स एंड टॉपिक्स को ढूंढना पड़ेगा, उसके लिए टाइम देना होगा, ठीक है। और दूसरा कॉम्प्रिहेंशन कैसे सॉल्व करते हैं इसके ऊपर मैं कोशिश करूँगा वीडियो डालने की। अगर आप कमेंट में करते हैं तो तब मैं डाल दूंगा, मेरी कुछ इसमें जो अंडरस्टैंडिंग है उसको मैं बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। रीजनिंग और मैथ्स के लिए आपको करना होगा, उसमें आइडेंटिफाई करिए रिपीटेड थीम्स एंड टॉपिक्स को, उन्हीं के अराउंड वो किस तरह से सॉल्व किए हैं PYQs में, क्या मेथड उन लोगों ने अप्लाई किया है, किसी यूट्यूब वीडियो पे या फिर कोई बुकलेट आपको मिल जाती है उसी को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। उसमें दिमाग पे ऐसे ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है कि ये मुझे समझ नहीं आएगा। अपने टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करिए कि हाँ ये तो मैं कर ही लेता हूँ, ठीक है ना। उस हिसाब से आपको अप्रोच करना है। देखो रिपीटेड थीम्स एंड टॉपिक्स के ऊपर कुछ ना कुछ वीडियो मिल जाएंगी, या फिर टेलीग्राम पे कोई कुछ ना कुछ कंटेंट जरूर मिल जाएगा। किसी टॉपर का मिल सकता है, या फिर किसी और बच्चे का मिल सकता है, किसी फ्रेंड का मिल सकता है, उसको लेने की कोशिश करिए, क्योंकि रिपीटेड थीम्स के ऊपर काफ़ी लोग बनाते हैं। मेरे पास थी पहले एक बुकलेट, लेकिन अभी वो मिसिंग है, अभी मैं उसको ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। अगर कहीं मिलेगी तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे उसको अपलोड कर दूंगा। मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में उसके दे दूंगा, ठीक है। और अगर मुझे कोई रिपीटेड थीम्स की कोई बुकलेट कहीं से मिल जाती है, किसी टॉपर की मिल जाती है, आई विल अपलोड दैट ऑन माई टेलीग्राम चैनल, ठीक है ना। तो चिल रहिए लेकिन कॉम्प्लासेंट नहीं बनिए, ठीक है ना। टाइम को वेस्ट नहीं करना है, टाइम को यूटिलाइज करना है। दीज 30 डेज आर इनफ टू क्लियर दिस प्रीलिम्स इफ़ यू हैव ए सर्टेन लेवल ऑफ नॉलेज, ठीक है ना। सिर्फ इस 30 दिनों को आपको टारगेटेड वे में अप्रोच करना है। आपको पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक्स डुएबल हैं, ठीक है ना। सो दैट्स हाउ यू नीड टू अप्रोच दिस एग्ज़ाम। और इसमें एंग्जाइटी बिल्कुल मत लो। मैंने आपको बताया है यूपीएससी इज़ ए माइंड गेम, लिटरली बता रहा हूँ आपको। यूपीएससी प्री क्लियर करना है तो इसको माइंड गेम की तरह ट्रीट करो, इसकी ट्रिक्स को समझने की कोशिश करो, ये किस तरीके से खेल रहा है, एग्जामिनर की लैंग्वेज है क्या, चाहे वो सीसेट हो या फिर वो जीएस हो, आपको उस लैंग्वेज को पकड़ना है। और उसका सोर्स सिर्फ और सिर्फ PYQs हैं इस स्टेज पे आके, और उसमें पिछले 35 साल के करने की ज़रूरत नहीं है। स्टिक टू लास्ट 5 years ओनली। तो आपका जो बेस होना चाहिए वो है PYQs, ठीक है ना। आप फेल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने कोचिंग्स के बड़े बड़े मटेरियल उठा लिए हैं, बड़ी बड़ी बुकलेट्स उठा लिए हैं। दैट्स वाई यू आर फेलिंग इन दिस एग्जाम। आपको ये देख ही नहीं रहे कि क्वेश्चंस एज इट इज़ रिपीट हो रहे हैं, थीम्स में टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करिए ना, उन पे फोकस करिए आप, ठीक है ना। तो घबराना बिल्कुल नहीं है। डू नॉट पैनिक एट ऑल इन दीज 30 days। हैव faith in your mind, have faith over the power over your cognitive skills that you have developed over a period of time, ठीक है ना। उसके ऊपर भरोसा रखिए। और अगर कोई इशू है आपको और कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।